सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। ये करंट अफेयर जनवरी से लेकर जून तक होंगे और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासकर हम यूपी SSSC पीईटी एग्ज़ाम को लेकर इसमें महत्वपूर्ण करंट अफेयर की श्रृंखला होगी, जो कि एक व्याख्यात्मक रूप में होगा, यानी प्रश्न से संबंधित जो भी आंसर बनते हैं उनके बारे में ही इसमें बताया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होने वाला है। खासकर उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश SSSC से संबंधित पीईटी एग्ज़ाम है, जिसमें लेखपाल वगैरह, वीडियो वगैरह ये सभी एग्ज़ाम आते हैं, इनके लिए भी आपका ये करंट अफेयर उपयोगी होगा। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला हमारा क्वेश्चन है इंडेक्स से लेकर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्था है जिसका नाम है थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट। थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा 2021 में कोरोना रोकथाम के लिए यानी कोविड-19 रिस्पांस के लिए इंडेक्स जारी किया गया है। यानी कौन ऐसे देश हैं जो कोविड-19 रिस्पांस यानी लोगों तक अपनी मूलभूत आवश्यकताएं कितने जल्दी पहुंचा सकते हैं या कोरोना से बचाव में कैसे लोग मदद कर सकते हैं, इसके लिए एक इंडेक्स जारी किया गया है। इस इंडेक्स की बात करें तो इस इंडेक्स में प्रथम स्थान न्यूजीलैंड को मिला है। न्यूजीलैंड जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है और जिसकी राजधानी की बात करें तो वेलिंगटन है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत इसमें 86वें स्थान पे आया है। यानी कोविड-19 रिस्पांस में भारत 86वें स्थान पे आया है और हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। अगर हम अगले की बात करें तो वही अमेरिका की बात करें। अमेरिका जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर देश है, इसका स्थान 94वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन था इंडेक्स से लेकर कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स से लेकर, और इसमें हमारे भारत को 86वें स्थान और पहले स्थान जो प्राप्त हुआ है वो न्यूजीलैंड को प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न पे चलेंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्रिकेट खेल को लेकर है। देखिए, क्रिकेट जिसे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है और भारत में सबसे ज़्यादा लोग का पसंद खेल है, उस खेल के द्वारा यानी क्रिकेट के द्वारा एक ट्रॉफी कराई जाती है। उस ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है और हाल ही में यानी 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन किया गया, जिसके T20 फॉर्मेट खेल का आयोजन किया गया। इस खेल को, इस ट्रॉफी को जो जीतने वाला राज्य बना है उसका नाम है तमिलनाडु। अगर हम बात करें तो बड़ौदा टीम को इसने 7 विकेटों से तमिलनाडु ने हराकर इस ट्रॉफी पर कब्जा किया है। यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता तमिलनाडु है, जिसने बड़ौदा टीम को 7 विकेटों से हराकर इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। अगर हम तमिलनाडु के कैप्टन की बात करें तो इसके कैप्टन का नाम है दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक जो है इस टीम के कैप्टन हैं। अब अगला हमारा प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद से लेकर। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद में 100 सीटें होती हैं। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में 100 सीटें हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के नए अध्यक्ष को चुना गया है और इस नए अध्यक्ष का नाम है मानवेंद्र सिंह। यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की जो अध्यक्ष है उनका नाम है मानवेंद्र सिंह। इनकी बात करें तो ये इससे पहले जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रमेश यादव। रमेश यादव के स्थान पर ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। अगर हम विधान परिषद की बात करते हैं, जैसे हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे राज्य में विधान परिषद और विधानसभाएं होती हैं।
खैर सभी राज्यों में विधान परिषदें तो नहीं है, लेकिन 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। उन 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश का भी नाम आता है और उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मानवेंद्र सिंह। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी राजधानी का नाम लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे है, और उसके मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है, और उसकी जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल हैं। अगर हम पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, जो कि पूरे देश की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। अब हम अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है एशियान क्रिकेट परिषद से। एशियान क्रिकेट परिषद की बात करें तो एशिया की ये सर्वोच्च क्रिकेट की संस्था है, जो क्रिकेट के कार्यों का निर्वहन करती है और क्रिकेट के जो खेल के प्रति लोकप्रियता है उसे बढ़ाने का कार्य करती है। तो एशियान क्रिकेट परिषद के वर्तमान में एक नए अध्यक्ष चुने गए हैं, जो कि पहले नजूल हसन थे, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट से संबंधित थे, लेकिन वर्तमान में एशियान क्रिकेट परिषद के जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम है जैसा। जैसा की बात करें तो ये बीसीसीआई के यानी भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड के ये सचिव है। और अगर हम भारतीय क्रिकेट काउंसिल बोर्ड की बात करें तो इसके अध्यक्ष का नाम है सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष है और इसके सचिव हैं जैसा, और जैसा को ही एशियान क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अगर हम विश्व में बात करते हैं तो विश्व में क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी के नाम से जानी जाती है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष का नाम है जेस ब्रेकुली। जेस ब्रोकली जो है वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष है, जो कि पहले शशांक मनोहर थे, उनके स्थान पर जेस ब्रोकली वहाँ के अध्यक्ष हैं। तो उसका मुख्यालय की बात करें तो उसका मुख्यालय यूएई में है। तो ग्रेट बर्कले जो है वो आईसीसी के अध्यक्ष है। अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020। ये भारतीय राज्यों में न्याय दिला पाने में कितने ऐसे राज्य के हाई कोर्ट हैं जो कि शीघ्र न्याय दिला पाने में ज़्यादा कारगर है, उनके लिए रिपोर्ट जारी की गई है। और ये दूसरी रिपोर्ट है, यानी दूसरा संस्करण है, जो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के नाम से जानी गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर 18 राज्यों को सम्मिलित किया गया था, और 18 राज्यों में जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो महाराष्ट्र का, दूसरा स्थान तमिलनाडु का, तीसरा स्थान तेलंगाना का। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का इसमें 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट राज्य में न्याय को शीघ्र लागू करने के लिए या कौन से हाई कोर्ट के द्वारा न्याय जल्दी उसको संभव कराने के लिए रिपोर्ट जारी की गई है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला है विश्व आर्द्र भूमि से। आर्द्र भूमि यानी नमी वाले क्षेत्र। देखिए 1971 ईस्वी में इसी दिन यानी 2 फरवरी को ही ईरान के रामसर नामक स्थान पर, जो कि कैस्पियन सागर के तट के किनारे है, वहाँ पर एक अभिसमय को अपनाया गया था, जिसके तहत जो आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र है, जो नमी वाले क्षेत्र है, जो दलदलीय वाले क्षेत्र है, इनके संरक्षण की बात की गई थी। तो यानी रामसर वाले नामक स्थान पर इसे अपनाया गया था, तो इसलिए इस रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं, यानी इन भूमि को रामसर साइट के भी नाम से जानते हैं। और विश्व आर्द्र भूमि जो दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1971 में ईरान के रामसर में कैस्पियन सागर के तट के निकट इस अभिसमय को अपनाया गया था। यानी जो रामसर साइट है, यानी दलदलीय वाले जो क्षेत्र है, उन्हें संरक्षण के लिए बातें कही गई थी या सम्मेलन किया गया था।
भारत की बात करें तो भारत में वर्तमान में इन दो झीलों जो लद्दाख में है, जिसका नाम है इस्तातकुक और सोतकर, इन दो झीलों के जुड़ने के कारण भारत में रामसर साइटों की संख्या 42 हो गई, जो कि किसी दक्षिणी देश में इनकी संख्या अधिकतम है। यानी दक्षिणी देशों में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाले जो देश है उनका नाम है भारत, जिनमें रामसर साइटों की संख्या 42 है। अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में विश्व आर्द्र भूमि की जो थीम थी उसका नाम है आर्द्र भूमि और जल। एक चीज़ और भी बात करें, इन आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए ही वेटरलैंड संरक्षण एवं प्रबंध केंद्र की स्थापना की गई है, और ये स्थापना तमिलनाडु के चेन्नई में की गई है। यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में की गई है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला प्रश्न है ऑक्सफोर्ड को लेकर। देखिए, ऑक्सफोर्ड के द्वारा हर वर्ष कोई ना कोई शब्द, हिंदी के कोई ना कोई शब्द वर्ड ऑफ द ईयर चुनाव किए जाते हैं। ये ऐसे शब्द होते हैं जो हमें अभिव्यक्ति के बारे में और उन शब्दों के कहीं ना कहीं सांस्कृतिक महत्व होता है। इन शब्दों को वर्ड ऑफ द ईयर चुना जाता है। अगर हम 2020 की बात करते हैं, 2020 में जो शब्द चुना गया है उसका नाम है आत्मनिर्भरता। यानी वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो चुना गया है उसका नाम है आत्मनिर्भरता। वहीं 2019 की बात करें, 2019 में संविधान शब्द को चुना गया था, जिस संविधान को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। और 2018 में नारी शक्ति, वहीं 2017 में आधार को वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। अब अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है देहरादून। देहरादून की बात करें तो देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक देहरादून और दूसरा गौरसेड़। देहरादून जो है वो उत्तराखंड का ऐसा जिला बन गया है जो 100% साक्षरता वाला, यानी उत्तराखंड का इकलौता यानी पहला जिला देहरादून बना है जो 100% साक्षरता वाले लोग रहते हैं। अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ की सरकार द्वारा वहाँ पे पढ़ो दून बढ़ो दून नामक कार्यक्रम भी चलाया गया था। वहीं राज्य की बात करें तो भारत का पहला वो राज्य है जो पूरी तरीके से साक्षर है, यानी जहाँ पे साक्षरता दर बहुत अधिक है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला है, तो अगर ये प्रश्न आता है तो उसका आंसर है उत्तराखंड का देहरादून। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक है देहरादून, दूसरा है गौरसेड़। अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र से। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक निकाय संस्था है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है कि भारत ही नहीं विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक आते थे उनकी संख्या में भारी गिरावट की गई है। यानी लगभग ये गिरावट 74% रही है। यानी 74% पर्यटक कम आए हुए हैं अन्य सालों की अपेक्षा। इसलिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा 2020 को सबसे खराब वर्ष नामित किया गया है या चयनित किया गया है। अगला प्रश्न है लोकतंत्र को लेकर। देखिए, लंदन स्थित द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट संस्था द्वारा लोकतंत्र की स्थिति को परखने के लिए ही एक रिपोर्ट जारी की गई है। ये रिपोर्ट 167 देशों को लेकर हुई है। इस रिपोर्ट के आधार पर जो पहला स्थान प्राप्त हुआ है वो नॉर्वे को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत की बात करें तो भारत को इसमें 53वां स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे अंतिम यानी 167वां स्थान उत्तर कोरिया को प्राप्त हुआ है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका को 68वां स्थान और बांग्लादेश को 76वां स्थान,
भूटान को 84वां स्थान, वहीं पाकिस्तान को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत अगले वर्ष 91वें स्थान पे था और इस वर्ष 2 स्थान खिसक करके ये 53वें स्थान पर लोकतंत्र सूचकांक 2020 में यह पाया है। अगले प्रश्न पे देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न है आयाशा अजीज को लेकर। आयाशा अजीज भारतीय महिला है जो कि देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। इनकी उम्र की बात की जाए तो वर्तमान में इनकी उम्र 25 साल है, लेकिन जब ये 15 साल की ही थी तो इन्हें पायलट का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था। इन्हें पायलट का लाइसेंस प्रोवाइड किया गया था और ये भारत की पहली ऐसी महिला है, भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जिन्हें पायलट का यानी वायुयान उड़ाने के लिए जो इन्हें लाइसेंस मुहैया कराया गया था। ये भारत की पहली महिला है जो इस लाइसेंस को प्राप्त करने वाली। इनकी बात करें तो इन्हें 2018 में आर्मी प्रमुख और हमारे राष्ट्रपति द्वारा यानी रामनाथ कोविंद द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड के नाम से भी नवाजा गया, यानी फर्स्ट लेडी अवार्ड के नाम से भी नवाजा गया और ये हमारे देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट है। अगला प्रश्न है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन। देखिए, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन जिसका नया नाम पंडित भीम सेन जोशी के नाम पे रखा गया है। अगर हम पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो ये राजस्थान के किराना घराने से संबंधित है और ये एक शास्त्रीय गायक है जिन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न 2009 में दिया गया है। यानी भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न पाने वाले पंडित भीमसेन जोशी के नाम से ही अब आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम जाना जाएगा। तो आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम पंडित भीमसेन जोशी के नाम पे रखा गया है जो कि किराना घराने के राजस्थान घराने के हैं और इन्हें 2009 में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न में दिया गया था। अगला प्रश्न है हमारा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न हमारी सुरक्षा एजेंसी को लेकर है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यानी नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जिसके वर्तमान में नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। एस.एन. सुब्रमण्यम नए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जिसकी स्थापना 4 मार्च 1966 ईस्वी को की गई थी। अगर हम 4 मार्च की बात करें, 4 मार्च को ही हम मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी 4 मार्च को मनाया जाता है और 4 मार्च 1966 को ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन किया गया था और वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष का नाम है एस.एन. सुब्रमण्यम। अगले प्रश्न पे देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न है, अगला जो सवाल है वो एक संगठन को लेकर है। उस संगठन का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के। हाल ही चर्चा में इसलिए रहा कि विश्व व्यापार संगठन के नए महानिर्देशक के रूप में एक महिला को बनाया गया है। उस महिला का नाम है नागोनी ओकजारो इबोला। नागोनी ओकजारो इबोला जिनका संबंध है नाइजीरिया से। ये 66 वर्षीय है और विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निर्देशक है। इन्हें रॉबर्टो एजोवेदो के स्थान पर यानी रॉबर्टो एजोवेदो के स्थान पर इन्हें महानिर्देशक चुना गया है। यानी विश्व व्यापार संगठन की वर्तमान अध्यक्ष वर्तमान महानिर्देशक जिनका नाम है नागोनी ओकजारो इबोला जो कि नाइजीरिया से है। ये विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिर्देशक हैं। अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगला प्रश्न है
विजयनगर से। देखिए विजयनगर जो है ये हाल ही चर्चा में रहा। विजयनगर वही विजयनगर है जिसे 1336 ईस्वी में दो भाइयों, एक का नाम हरिहर और बुक्का, यानी हरिहर और बुक्का के द्वारा ही यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ये विजयनगर साम्राज्य हाल ही चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि ये कर्नाटक का 31वां जिला बना है। यानी कर्नाटक में पहले 30 जिले थे, लेकिन वर्तमान में उसमें 31 जिले हुए हैं। 31वां जिला बेल्लारी को काट करके विजयनगर के नाम से रखा गया है। विजयनगर वही विजयनगर है जिस साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के द्वारा की गई थी। तो कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना है? विजयनगर। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जिसके मतलब राजधानी की बात करें तो उसके राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु उसकी राजधानी का नाम है। अगले प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है मिस इंडिया को लेकर। देखिए मिस इंडिया का जो 2020 में 57वां संस्करण आयोजित किया गया, यानी मिस इंडिया 2020 57वां संस्करण आयोजित किया गया। ये संस्करण मुंबई में आयोजित किया गया, यानी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में आयोजित किया गया। इस संस्करण के आधार पर इस संस्करण में ही मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी को चुना गया। मानसा वाराणसी जिनका संबंध है तेलंगाना राज्य से, वही तेलंगाना जो कि भारत यानी आंध्र प्रदेश से कट करके अलग राज्य की स्थापना की थी, और इसके मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और राजधानी का नाम है हैदराबाद। तो वर्तमान में यानी मिस इंडिया 2020 मानसा वाराणसी को चुना गया है जिसका संबंध है तेलंगाना से। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का जो दूसरा चरण चालू हुआ, इस दूसरे चरण में जो अव्वल राज्य है, इस अव्वल राज्य में जो नाम आया है वो आया है गुजरात को लेकर। गुजरात जो कि जहाँ के बंदरगाह का नाम है कांडला, और जहाँ के कांडला बंदरगाह जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यानी गुजरात जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के कौशल विकास के लिए ही स्किल इंडिया नामक प्रोग्राम चला रखा है। ये प्रोग्राम 15 जुलाई 2015 से चलाया गया है, जो सभी राज्यों में चल रहा है, और सभी राज्यों में जो अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है वो किसका प्राप्त हुआ है? गुजरात का प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हॉकी स्टेडियम को लेकर। देखिए देश में जो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है ये उड़ीसा राज्य में बन रहा है। उड़ीसा राज्य में जो बन रहा है उसका नाम रखा गया है स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के नाम से, यानी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम उड़ीसा राज्य में है, और जो हमारे देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम होगा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, जो देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कार्यकाल निर्वहन किया है, यानी सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का जो गौरव प्राप्त है वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को प्राप्त है, जिनका नाम है नवीन पटनायक। वहीं अगर हम क्रिकेट की बात करें तो हमारे क्रिकेट का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम, जो कि गुजरात में है। तो क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम गुजरात में, वहीं हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा में खोला गया है जिसका नाम है स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अगले प्रश्न पे देखेंगे हमारा, अगला है सुहेल देव स्मारक। सुहेल देव की बात करें तो सुहेल देव जिनका संबंध है श्रावस्ती जिले से, ये श्रावस्ती के राजा थे, और इनके द्वारा ही महमूद गजनबी के भांजे सलार मसूद गाजी के साथ 15 जून
1033 में युद्ध किया गया था और इन राजा के लिए यानी सुहेल देव राजा का एक स्मारक भी बनाया जा रहा है जो कि बहराइच जिले में बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला की बात करें, इसकी आधारशिला देश के प्रधानमंत्री यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। तो सुहेल देव स्मारक बहराइच में बन रहा है और सुहेल देव राजा का संबंध श्रावस्ती से था, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के भांजे मसूद सलार गाजी के द्वारा 1033 ईस्वी में युद्ध किया था। अगले प्रश्न पे देखेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगली प्रश्न जो है अभ्युदय योजना के लेकर। अभ्युदय योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े सभी वर्गों के लिए आईआईटी, आईएएस, पीसीएस इन बड़े बड़े एग्ज़ामों को लेकर तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा की गई है और इस फ्री कोचिंग के लिए ही एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना 15 फरवरी 2021 को हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसे चलाया गया है, जिसके तहत राज्य के गरीब छात्र छात्राएं निःशुल्क बड़े एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला जो प्रश्न है पथारू घाट किसान विद्रोह। देखिए पथारू घाट किसान विद्रोह इसलिए चर्चा में आया क्योंकि हाल ही में ये असम का एक क्षेत्र है। असम के दारांग जिले में एक गांव है जिसका नाम है पथारू घाट। वहां पर 28 जनवरी 1894 ईस्वी को किसानों के द्वारा एक सम्मेलन बुलाया गया था और उस सम्मेलन पर जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई थी, वैसे उस सम्मेलन में गोलियां बरसाई गई थी। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समकक्ष वो जो हत्याकांड हुआ था, उसी की याद में वहाँ के लोगों के द्वारा ही कृषक शहीद दिवस के रूप में मनाया गया। कृषक शहीद दिवस मनाया गया और ये घटना की बात करें तो ये घटना हुई थी 28 जनवरी 1894 में। अगले प्रश्न पे देखेंगे एक एप्लीकेशन को लेकर। देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन जारी किया है। इस एप्लीकेशन का नाम है लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। ये लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेगा और उनसे सुरक्षा से संबंधित जितनी भी संस्था हैं उनके नंबर भी प्रदान करेगा। आपात स्थिति में इसमें 112 डायल जो सुविधा है वो भी दी जा सकती है। तो लोकेट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाया गया है यानी जारी किया गया है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है। अगले प्रश्न में देखेंगे खेल से संबंधित। देखिए हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मिस्र में किया गया और इस खेल में स्वीडन ने विजय हासिल की। स्वीडन ने विजय जो हासिल की वो उसने डेनमार्क को, यानी इसमें दिखेगा डेनमार्क ने स्वीडन पर विजय हासिल की, यानी डेनमार्क विजेता रहा वहीं स्वीडन उप विजेता रहा। तो हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप 2021 का आयोजन मिस्र में किया गया। इसमें विजेता डेनमार्क वहीं उप विजेता कौन रहा है तो स्वीडन रहा है। अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है खेल को लेकर रणजी ट्रॉफी। देखिए रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, लेकिन हाल ही चर्चा में ये रहा क्योंकि ये घरेलू क्रिकेट मैच है, लेकिन 87 साल बाद ऐसा समय आया है जब रणजी ट्रॉफी का आयोजन रद्द कर दिया गया है। रणजी ट्रॉफी सबसे पहली बार भारत में 1934 ईस्वी में हुआ था और ये खेल मद्रास और मैसूर के लेकर हुआ था और ये खेल
चेपक मैदान जो कि मद्रास में पड़ता है, उस मैदान में खेला गया था। तो रणजी ट्रॉफी को 87 साल बाद यानी 2021 में इसका आयोजन कोरोना गाइडलाइन के कारण नहीं होगा। तो रणजी ट्रॉफी जो है हाल ही में इसका आयोजन क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को लेकर, देश की पहली अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन। अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणों से सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, इसे पहली बार किस मेट्रो ने अपनाया है, तो लखनऊ मेट्रो ने अपनाया है। लखनऊ ने अल्ट्रावायलेट यानी परावैंगनी किरणों से सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है, पहला मेट्रो बन गया है, यानी लखनऊ। इस प्रक्रिया की बात करें तो इस प्रक्रिया को सबसे पहले न्यूयॉर्क ने अपनाया था और भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ मेट्रो के द्वारा इस सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया गया है। यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइजेशन करने वाली जो पहली मेट्रो ट्रेन है उसका नाम है लखनऊ मेट्रो ट्रेन। तो इस प्रकार हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि एकदम से विस्तृत रूप में थे। तो ऐसे भी हम आपको और भी वीडियो में और भी सीरीज में, इस रामबाण सीरीज में और भी प्रश्नों की श्रृंखला को वीडियो के माध्यम से हम आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।